नमस्कार। JCERT के डीजी साथ स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय इतिहास, जिसका अध्याय 4 है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि आदिवासी समाज होता क्या है। आदिवासी एक ऐसी जनजाति है जो सामान्यतया जंगलों में निवास करती है। ये लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर करते हैं, यहाँ तक कि ये अपने आप को जंगल की संतान मानते हैं। हमारे पाठ का दूसरा मुख्य शब्द है उपनिवेशवाद। आखिर उपनिवेशवाद क्या होता है? जब एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, यानी उसकी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता पर पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो हम यह कहते हैं कि उस शक्तिशाली राष्ट्र ने उस अधीन राष्ट्र को अपना उपनिवेश बना लिया। जिस प्रकार जब इंग्लैंड ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन चुका था। औपनिवेशिक भारत का आदिवासी समाज अंग्रेजों से पूरी तरह से क्षुब्ध हो चुका था। उसी समय झारखंड की धरती पर भगवान बिरसा का प्रादुर्भाव हुआ। झारखंड का आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है। बिरसा मुंडा झारखंड के सबसे प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। बिरसा एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते थे जो निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण पर आश्रित था। वे जनजातियों के बीच से अंधविश्वासों का उन्मूलन करना चाहते थे। उन्मूलन यानी पूरी तरह से सफाया। उनका सर्वोच्च धर्म यानी सबसे ऊंचा धर्म था परोपकार। परोपकार यानी बच्चों दूसरों की सेवा करना। बिरसा के धर्म का संबंध उनकी अपनी जनता की मुक्ति से था। एक बार सन 1895 ईस्वी में जुलाई का महीना था। बारिश शुरू हो गई थी। बिरसा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। सभी बारिश से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तभी अचानक जोर से आवाज के साथ बिरसा के ऊपर बिजली गिर गई। लेकिन बिरसा को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उनके शरीर का रंग लाल हो गया। तब बिरसा को लगने लगा कि मेरे पास तो चमत्कारी शक्तियां आ गई हैं। मैं सभी जातियों की समस्याओं को दूर करने आया हूँ। इस नए धर्म के प्रचार का विचार बिरसा के मन में इसी घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ और उस समय वे केवल 20 वर्ष के थे। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उन्हें भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दुखों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि जब अंग्रेजों का भारत में आगमन नहीं हुआ था, तो उस समय यहाँ के जो जनजातीय समूह हैं, आदिवासी जनजाति हैं, वो किस प्रकार जीते थे या किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करते थे। इसका पहला मुख्य बिंदु है झूम खेती करके। अब बच्चों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि झूम खेती क्या होती है। झूम खेती एक प्रकार की घूमंतु खेती है। इसमें आदिवासी जनजाति घूम घूम कर खेती करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक जगह जाते थे, जंगलों की सफाई करते थे। जंगलों की सफाई किस प्रकार? पेड़ों की ऊपरी टहनियों को काट देते थे ताकि जमीन तक धूप आ सके और वहाँ के घास फूस को पूरी तरह से जलाकर राख बना देते थे और उस राख को पूरे खेत में छिड़क देते थे। अब आप बोलोगे कि राख को खेत में छिड़कने की क्या ज़रूरत है? तो बच्चों, उस राख में पोटास होती थी और पोटास भूमि को उपजाऊ बनाती है। तो ये आदिवासी जनजाति उन राखों को जमीन पर, खेत पर छिड़क देते थे, जिसके कारण जमीन उपजाऊ हो जाती थी और उसमें अच्छी फसल उगती थी। वो एक जगह खेती करते थे। जब वहाँ फसल तैयार हो जाती, उसे खाते थे, उसका उपभोग करते थे और उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक जगह टिक कर, बस कर नहीं रहते थे। 3-4 वर्षों से ज़्यादा वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। तो इस प्रकार घूम घूम कर करने वाली खेती को हम लोग कहते हैं झूम खेती। हमारा दूसरा बिंदु है
शिकार और खाद्य संग्रह कर। बच्चों, कुछ आदिवासी जनजाति ऐसे थे जो वन वन घूम घूम कर भटक भटक कर शिकार करते थे। खरगोश, हिरन, चमगादड़, चूहा आदि का शिकार करना इन्हें बहुत पसंद था। इनके जो परिवार के लोग होते थे वो जंगलों में कंद मूल फल और रस्सी के लिए वृक्ष की छाल इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। लाठी, जाल और कुल्हाड़ी इनके प्रमुख औजार थे। ये लोग पत्तों तथा वृक्षों की छाल से बने निवास स्थान में रहते थे। इस निवास स्थान को हम लोग कहते थे कुनबा। इनके निवास स्थान का क्या नाम था? इनके निवास स्थान का नाम था कुनबा। ये मुख्य रूप से वृक्षों की छालों तथा पत्तियों से बने होते थे, लेकिन ये इतने मजबूत होते थे कि मूसलाधार बारिश होने के बाद भी बारिश की एक छींट इसके भीतर नहीं आ पाती थी। उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोड़ समुदाय के लोग एक ऐसे जनजाति के लोग थे जो टोलियों में शिकार करते थे। ये लोग टोलियों में वन वन भटक कर शिकार करते थे और जो भी शिकार होता था इन्हें मिलजुल कर आपस में बांट लेते थे। जब वनों के उत्पाद की बात होती थी तो जब व्यापारियों को, शिल्पों को पलाश के फूलों की, कुसुम के फूलों की चमड़ा उद्योग के लिए ज़रूरत पड़ती थी तो वे इसी खोड़ समुदाय के लोगों से संपर्क करते थे। खाने के तेल के रूप में ये महुआ तथा सखुआ, जिसे हम साल भी कहते हैं, कि बीजों का तेल प्रयोग में लाते थे। जब वनों के उत्पाद खत्म हो जाते थे तो ये लोग बाहर मजदूरी करने जाते थे, पर कुछ समुदाय के लोग ऐसे थे जिन्हें बाहर जाकर मजदूरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनमें मध्य भारत के बैगा समुदाय के लोग आते हैं। वे लोग अपने आप को जंगल की संतान मानते थे। उन्हें दूसरों के लिए मजदूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उनके लिए अपमान की बात थी। जब इनके पास उत्पाद खत्म हो जाते थे तो ये महाजनों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते थे। उस समय वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि चीज़ों की अदला बदली। जैसे बच्चों, मेरे पास मधु है और आपके पास वृक्ष की छाल। जब पैसों का ज़्यादा प्रचलन नहीं था तो उस समय लोग चीज़ों की अदला बदली करते थे आपस में। तो जब मेरे पास मधु की अधिकता है तो मैं आपको अपना मधु दे दूंगी और आपके पास वृक्षों की छाल है तो मैं आपसे वृक्ष की छाल ले लूंगी। इस चीज़ को कहते थे वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं की अदला बदली। ये करके आदिवासियों का जीवन बहुत ही आसानी से और सुगमतापूर्वक चल रहा था। बच्चों, हमारा अगला मुख्य बिंदु है पशुपालन कर। कुछ आदिवासी जनजाति ऐसी थी जो पशु पालकर अपना जीवन यापन करती थी या अपने जीवन का निर्वाह करती थी। ये लोग मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह अपने मवेशियों को लेकर के भटकते रहते थे। एक जगह जब मवेशियों के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पाती तो उस जगह से वे लोग दूसरी जगह चले जाते थे। इन पशुपालक समुदायों में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के लगाड़िया समुदाय के लोग थे जो गाय भैंस पालते थे। पंजाब के गुज्जर समुदाय के लोग भी गाय भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे और कश्मीर के बकखाल बकरियां पालते थे। अगला मुख्य बिंदु है एक जगह रहकर खेती करके। तो बच्चों, 19वीं सदी के आने तक आदिवासियों के जनजीवन में कुछ कुछ परिवर्तन हो चुके थे। कुछ आदिवासी समुदाय के लोग एक जगह रह करके अपना जीवन यापन करना सीख चुके थे। इसमें खास करके मुंडा समुदाय के लोग थे। वे लोग एक जगह जा करके वन प्रदेशों को साफ करके वहाँ पर खेती करके एक जगह बस कर रहना सीख चुके थे। जो लोग पहले आकर के वनों को साफ करते थे वे उस जगह के भूस्वामी कहलाते थे और उनके जो वंशज होते जाते थे वो भी उस क्षेत्र के स्वामी कहलाते थे। अंग्रेजों को भी यह प्रथा बहुत ही ज़्यादा पसंद थी क्योंकि अंग्रेज भी यही चाहते थे कि जनजातीय लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, वो एक जगह रहें ताकि उन पर शासन करना आसान हो सके। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा
कि औपनिवेशिक भारत में जनजातीय समूह किस प्रकार से जीते थे, वो किन किन साधनों को अपना करके अपना जीवन यापन करते थे।